बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू फीवर पे हमारी डिस्कशन जारी है और इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। सबसे पहले हमने इसकी एटिमोलॉजी यानी डेंगू वायरस या डेंगू फीवर को डेंगू फीवर क्यों कहते हैं, इसका नाम कैसे आया, ये है क्या, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया। इसमें होस्ट, वेक्टर, पैथोजेंस के बारे में। फिर सेकंड लेक्चर में हमने इसका मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन, वायरल रेप्लिकेशन और पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की। पैथोफिजियोलॉजी हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं कि एक इन्फेक्टेड शख्स को जब फीमेल मॉस्किटो एडीज इजिप्टाई बाइट करती है तो वो उसमें से ब्लड नील लेती है। इन्फेक्टेड शख्स के ब्लड में चूंकि डेंगू वायरस मौजूद होता है, तो जब फीमेल मॉस्किटो उसको बाइट करती है तो ये डेंगू वायरस फीमेल मॉस्किटो की बॉडी में चला जाता है और मॉस्किटो की गट में कुछ दिन रहता है। वहां से इस मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड्स में आता है और फिर मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड से मॉस्किटो के सलेवा में आएगा और फिर जब ये मॉस्किटो एक हेल्दी शख्स को ये मॉस्किटो जब हेल्दी शख्स को बाइट करेगी तो अब ये हेल्दी शख्स की स्किन सेल में दाखिल हो जाएगा। स्किन सेल में दाखिल हो जाएगा, हेल्दी शख्स की स्किन सेल में दाखिल हो जाएगा, जिनको डेंड्राइटिक सेल्स कहा जाता है। वहां से स्किन सेल के रिसेप्टर्स के साथ ये डेंगू वायरस अपने आप को बाइंड करेगा और स्किन सेल्स में दाखिल हो जाता है। अब स्किन सेल्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपनी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स तैयार करवाता है और यूं उसका आरएनए रेप्लिकेट होता है और मजीद वायरल पार्टिकल्स जन्म लेते हैं। फिर स्किन सेल्स के गोल्जी बॉडी से ये डेंगू वायरस ग्लाइकोप्रोटीन्स हासिल करता है और उसके बाद स्किन सेल्स से बाहर निकल आता है एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पर एक क्लिनिकल पिक्चर आती है। अक्सर डेंगू वायरस में स्किन रैशेस पाए जाते हैं। स्किन रैशेस थोड़ा सा हमें समझ आया कि डेंगू वायरस में स्किन रैशेस क्यों आते हैं। ये पहले वो स्किन सेल्स को डैमेज करता है, स्किन सेल्स के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करता है। अपने आप को रेप्लिकेट करने के बाद अब वो स्किन सेल से लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए WBCs पर अटैक करता है। ल्यूकोसाइट्स ब्लड सेल्स WBC जिनमें मोस्टली मैक्रोफेज और मोनोसाइट्स होते हैं, उन पर अटैक करता है और WBCs के अंदर जब ये वायरस जाता है तो ल्यूकोसाइट्स सेल सिग्नल रिलीज करते हैं, जिनको हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। साइटोकिन्स और इंटरफीरोन। साइटोकिन्स और इंटरफीरोन्स सेल सिग्नल रिलीज करेगा। ये केमिकल साइटोकिन्स और इंटरफीरोन्स बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ताकि इम्यून सिस्टम जो हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होकर इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए। तो उसको जब एक्टिवेट करते हैं तो इसके साथ जब इम्यून रिएक्शन होता है और इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है तो बॉडी में मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं और बॉडी मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम्स की सूरत में इसका इजहार करती है, जिसमें दूसरी साइन या सिम्टम आता है फीवर। अब डेंगू वायरस में
बुखार क्यों होता है कि जब ये WBCs पर अटैक करेगा तो वहां से सेल सिग्नल रिलीज होते हैं, साइटोकिन्स और इंटरफीरोन, और वो पैरोजिन का किरदार अदा, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो पैरोजिन का किरदार अदा करते हैं। पैरोजिन कहते हैं एनी एजेंट विच मे काज फीवर, एनी एजेंट विच मे काज फीवर, कोई भी एजेंट जो बुखार को काज करता है उसको हम पैरोजिन कहते हैं। अब इन सेल सिग्नल्स के नतीजे में सिम्टम आएगी फीवर की, और तकरीबन डेंगू का बुखार 103 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जिसको आप कहते हैं कि हाइपर पैरेक्सिया होता है, बुखार तेज होता है। इसी के साथ साथ फिर बॉडी एक जिस्म दर्द करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ GIT डिस्टर्ब होती है, नोजिया, वोमिटिंग, हेडिक हेडिक ये सारी इसकी क्लिनिकल पिक्चर्स हैं। नोजिया, वोमिटिंग। अच्छा, हेडेक में एक डेंगू की खास टिपिकल इलामत है कि बाज पेशेंट्स को आंख के पीछे मसल्स में पेन होती है, आंख के पीछे स्पेसिफिक मस्कुलर पेन होती है। ये डेंगू की एक स्पेसिफिक सिम्टम है। अगर कभी आपके सामने कोई पेशेंट आए, क्यों होती है इसके बारे में स्टडीज कहती हैं कि जी ये कंप्लीट क्लियर तो नहीं है, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो, या क्योंकि डेंगू में प्लाज्मा लीक आउट करता है और रेटिना की इन्फ्लेमेशन भी होती है, उस वजह से हो रहा हो। ताहम ये एक स्पेसिफिक सिम्टम है कि डेंगू के मरीज को सर दर्द होता है और बाज औकात आंख के बिल्कुल पीछे यानी मसल्स में, जिसको वो आंख का दर्द कहता है। आइए, ये एक स्पेसिफिकली इसकी साइन एंड सिम्टम है। अब कुछ पेशेंट्स में, कुछ में नहीं बल्कि 80% पेशेंट्स में, 80 to 85% पेशेंट्स में यहीं पर रिकवरी शुरू हो जाती है और उस शख्स का इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर डेंगू वायरस को डिस्ट्रॉय या डैमेज करना शुरू कर देता है इस स्टेज पर, और वो पेशेंट रिकवरी की तरफ चले जाते हैं। यानी 80 to 85% पेशेंट, 80 to 85% जो पेशेंट हैं वो इसी स्टेज पर, यानी इतनी इलामात आने के बाद वो रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन 5% पेशेंट में ये यहां से फर्दर ट्रेवल करता है, और फर्दर ट्रेवल यानी ल्यूकोसाइट से फर्दर ट्रेवल करेगा, स्प्रेड करेगा, ट्रांसमिट होगा लिवर में और बोन मैरो में, लिवर में और बोन मैरो में। मैंने कहा ना कि ज्यादातर पेशेंट्स आप देखे होंगे वो घर में भी ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल मेडिसिन लेने से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक जब उनका साइन एंड सिम्टम्स पहुंचती हैं तो उनका इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है और वो रिकवरी स्टेज में आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली 5% पेशेंट, 5% पेशेंट्स फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं, फर्दर सीरियस स्टेज में जाते हैं जब डेंगू वायरस लिवर और बोन मैरो पर अटैक करता है। अब लिवर में अटैक करेगा तो उसके LFTs डिस्टर्ब होंगे, हेपेटोसाइट्स डिस्टर्ब होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जब वो बोन मैरो पे अटैक करता है तो चूंकि वैसे भी डेंगू वायरस का पसंदीदा जिसे कहते हैं होस्ट सेल्स बोन्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक सिम्टम हमें मिलती है बहुत ज्यादा बोनिक, यानी हड्डियों में दर्द, हड्डियों में दर्द। इसलिए हम यहाँ पर यूपिटोरियम पर्फ का इस्तेमाल कराते हैं, और इसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहा जाता है, बोन ब्रेकिंग फीवर, बोन ब्रेकिंग फीवर, क्योंकि ये बोन मैरो पे अटैक करेगा। अच्छा, इस दौरान जब ये WBC के बाद फर्दर कॉम्प्लिकेशन में जाता है तो ये दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस काज करता है। एक तो जितनी हमारी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज, जितनी हमारी छोटी ब्लड वेसल्स हैं कैपिलरीज, उनकी
कैपिलरी वॉल्स की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी उसके एंडोथेलियल लेयर्स या उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा। इन कैपिलरीज की जब परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो इन कैपिलरीज से प्लाज्मा लीक आउट करके बाहर आता है, प्लाज्मा लीक आउट करके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में यानी टिश्यू स्पेसेस में आना शुरू हो जाता है। अब ये फर्दर स्टेज है, मैंने कहा ये हर पेशेंट में नहीं होता, हर पेशेंट जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे 80% तो इस स्टेज में नहीं जाते, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं पेशेंट्स उनमें फिर ये स्टेज आ जाती है कि उनकी कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है डेंगू वायरस की वजह से, और वहां से प्लाज्मा लीक आउट करके इंटरस्टिशियल स्पेसेस या सेलुलर स्पेसेस में जमा होना शुरू हो जाता है। इससे एक और इलामत या साइन आता है कि पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन। एक एक साइन एंड सिम्टम्स पैथोफिजियोलॉजी के साथ कैसे लिंक कर रहा है। फीवर, साइटोकिन्स, इंटरफेरोन, बहुत सारी इलामात साइटोकिन्स इंटरफेरोन की वजह से आएंगी, क्योंकि वो स्किन सेल्स पे अटैक करेगा तो स्किन रैशेज आएंगे, बोन पर अटैक करता है तो बोनिक यानी सर दर्द आएगा, हेडेक आएगा, लिवर पर भी अटैक करेगा, जीआईटी को डिस्टर्ब करेगा तो नोजिया वोमिटिंग आएगी। अब वो चूंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस में कैपिलरीज की दीवारें, कैपिलरीज की वॉल्स, कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो प्लाज्मा यहाँ से लीक आउट करके बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ जब परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारे तीनों ब्लड सेल्स आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स में सबसे छोटा साइज प्लेटलेट्स का है, तो इस प्लाज्मा के साथ प्लेटलेट्स भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं। प्लाज्मा के साथ प्लेटलेट्स भी लीक आउट होना शुरू हो जाते हैं। बड़ी अहम पॉइंट है, जब इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हुई तो प्लाज्मा लीक आउट करके बाहर आया। अब परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से आम हालात में चूंकि वेसल्स की परमेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती तो ब्लड सेल्स वहां से लीक आउट नहीं कर सकते। जब इसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का साइज कदरे बड़ा है, प्लेटलेट्स का साइज छोटा है, तो प्लेटलेट्स फौरी तौर पर लीक आउट करके वो भी वेसल से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, यानी पेरिफेरल सिस्टम से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा साइन आ रहा पैदा हो जाएगा कि प्लेटलेट्स की कमी होना शुरू हो जाएगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी बॉडी में, ब्लड में प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी, कमी होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अच्छा, मैं एक्चुअली इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लेटलेट्स क्यों गिर जाते हैं डेंगू में, डेंगू में प्लेटलेट्स कैसे गिरते हैं। तो इसको एक तो ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ गई, प्लाज्मा लीक आउट करेगा और प्लेटलेट्स भी यहाँ से लीक आउट करना शुरू कर देंगे, तो सिस्टम में प्लेटलेट्स की कमी होती है। ठीक है, जब सिस्टम में प्लेटलेट्स की कमी होती है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, पेरिफेरीज में, तो वो फर्दर ब्लड सेल्स हमेशा बोन मैरो से लेता है। यानी जब भी हमारी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए या उसको ज्यादा बॉडी की डिमांड बढ़ जाए तो हमेशा ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये बोन मैरो हाउस, बोन मैरो हाउस, वहां इंटीमेशन देकर वहां से फर्दर प्लेटलेट्स हासिल करेगा। अब अगला प्रॉब्लम ये आता है कि जब ये डेंगू वायरस लिवर और लिवर के साथ बोन मैरो पे अटैक करता है तो बिलखसूस बोन मैरो के स्ट्रोमल सेल्स, मेगा कैरोसाइट्स, मेगा कैरोसाइट्स, इन पर अटैक करता है। डेंगू वायरस बोन मैरो के स्ट्रोमल सेल्स और मेगा कैरोसाइट्स पर अटैक करेगा और बोन मैरो की प्लेटलेट्स जनरेट करने की फंक्शनल कैपेबिलिटी को कम कर देता है, यानी बोन मैरो खुद मुतासर हो जाती है। बोन मैरो के जो मेगा कैरोसाइट्स हैं इन्हीं ने मेच्योर प्लेटलेट्स बनाकर ब्लड को देने होते हैं। अब दो नुकसान हुए डेंगू वायरस ने, एक तो
ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ाकर वहां से प्लेटलेट्स को लीक आउट कराया, वहां से प्लेटलेट्स को लीक आउट कराया। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जिस फैक्ट्री से, जिस बोन मेरो हाउस से हमने प्लेटलेट्स लेने हैं उसको भी नुकसान पहुंचाया और वहां पर प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, मेगाकारोसाइट्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो बॉडी डबल लॉस बर्दाश्त कर रही होती है प्लेटलेट्स के मामले में। एक तो लीक आउट होकर प्लेटलेट जाया हो रहे हैं, दूसरा पीछे से बोन मेरो हाउस की प्रोडक्शन कम हो गई है। तो इसके नतीजे में डॉक्टर सलमान बहुत सडनली और शार्पली प्लेटलेट्स की काउंट गिरना शुरू हो जाती है ब्लड में। हम देखते हैं कि 1.5 लाख, लाख, 70,000, 60,000, 50,000, फिर 30,000, यानी शार्पली डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है दोनों जानब से। एक प्लेटलेट्स लीक आउट कर गए, दूसरा प्लेटलेट्स बोन मैरो में जहां पर फॉर्मेशन हो रही है, बोन मैरो फॉर्मेशन, मेगाकारोसाइट्स, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तीसरा, कुछ साइंटिफिक स्टडीज इस बात की भी कायल हैं कि डेंगू वायरस ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्ट प्लेटलेट्स को भी हिट करता है। यानी एक तो लीकेज के जरिए प्लेटलेट्स जाया हो रहे हैं, दूसरा बोन मैरो के जरिए प्लेटलेट्स कम बन रहे हैं, तीसरा ये भी कुछ साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि ये ब्लड के अंदर जैसे WBCs को हिट करते हैं वैसे प्लेटलेट्स को भी हिट करते हैं। तो फिर 3 नुकसान हो गए प्लेटलेट्स के, कि ब्लड के अंदर भी डैमेज हो रहे हैं, ब्लड से लीक आउट भी कर रहे हैं, और बोन मैरो से प्रॉपर बन भी नहीं रहे। तो नतीजा क्या निकलता है? सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब अगर मैं CBC की बात करूं तो डॉक्टर साहब, जब भी आपके सामने डेंगू वायरस के CBC रिपोर्ट है, यानी बड़ी इब्तदाई रिपोर्ट है, इस पर काफी हमारे लेक्चर हो चुके हैं। CBC में आपने 3 चीजें देखनी है, एक WBCs काउंट, एक प्लेटलेट्स काउंट, और एक हेमाटोक्रिट पैक्ड सेल वॉल्यूम। प्लेटलेट्स WBCs भी गिरेंगे, हालांकि बाकी इन्फेक्शंस में ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज करते हैं, और फिर न्यूट्रोफिलिया होता है। इसमें इसमें लीकोपिनिया होगा, लीकोपिनिया यानी ल्यूकोसाइट्स गिरेंगे। दूसरा, प्लेटलेट्स गिरेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। CBC में आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी डेंगू वाले शख्स का पहला टेस्ट करवाएं CBC, तो वहां से आपको कैसे प्राइमरी डायग्नोसिस हो रही होगी। तीसरा है HCV, हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है, यानी टोटल ब्लड में से टोटल सेल्स कितने हैं। आमतौर पर नॉर्मल 40 to 45% हेमाटोक्रिट लेवल होता है, यानी पूरे ब्लड में 40 से 45% तक सेल्स होते हैं, बाकी 55% प्लाज्मा होता है। लेकिन इसमें चूंकि प्लाज्मा लीक आउट कर रहा है तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होती है, तो पैक्ड सेल वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। हेमाटोक्रिट 5 to 10% इंक्रीज करता है, हेमाटोक्रिट 5 to 10% इंक्रीज करता है। ये 3 CBC की निशानियां याद रखने वाली हैं। एक ल्यूकोसाइट्स की कमी, लीकोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स की कमी, थ्रोम्बोपिनिया, और HCV हेमाटोक्रिट का इंक्रीज कर जाना, बढ़ जाना। 5 to 10% हेमाटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ये क्लिनिकल पिक्चर है डेंगू की, मेरे ख्याल में याद रहेगी। इसमें फीवर, हाई ग्रेड फीवर, वो नोजिया, वोमिटिंग, बॉडी एक और हेडेक, बोनिक हड्डियों में दर्द होगा, बोन ब्रेकिंग फीवर इसे कहते हैं। फिर मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि इसमें प्लेटलेट्स कैसे गिरते हैं, क्यों गिरते हैं, WBCs क्यों गिरेंगे, कि ज़ाहिर स्किन सेल से जब डेंगू वायरस निकल के आता है तो वो WBCs को अटैक करता है, टारगेट करता है, जहाँ से फिर वो इंटरफीरोन और साइटोकिन्स रिलीज होते हैं। और CBC में इसकी निशानी है WBCs का कम होना, प्लेटलेट्स का कम होना, और हेमाटोक्रिट का 5 to 10% इंक्रीज करना। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी डायग्नोसिस लैब टेस्ट पे बात करेंगे। थैंक यू, वस्सलाम।